स्वागत। आज हम स्टीफन किंग के क्लासिक हॉरर नॉवल द शाइनिंग जो 1977 में आई थी उस पर एक गहरी नजर डालेंगे। कई बार लोग इसे बस एक भूतिया होटल की कहानी समझ लेते हैं, पर यह उससे कहीं ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ होटल की कहानी नहीं है ये। हमारी आज की जो चर्चा है वो द शाइनिंग स्टीफन किंग की हॉरर यात्रा के कुछ खास हिस्सों पर आधारित है। हम कोशिश करेंगे कि किताब के जो मुख्य विचार हैं, जो डरावने पहलू हैं, उनके पीछे क्या है और इसका असर क्या रहा उसे समझें। और ये जानना इसमें बहुत दिलचस्प हो जाता है कि किंग ने ये नॉवल तब लिखा जब वो खुद वो शराब की लत से बहुत बुरी तरह जूझ रहे थे। अच्छा। हाँ, और उनके ये जो अपने अनुभव हैं वो इस किताब में आपको हर जगह देखेंगे। खासकर जब हम बात करते हैं लत की या आत्म विनाश की, ये सिर्फ कोई कहानी का हिस्सा नहीं है, ये तो जैसे किताब की रूह है। बिल्कुल। तो चलिए किरदारों से मिलते हैं टॉरेंस परिवार। सबसे पहले है जैक टॉरेंस, एक लेखक बनने की ख्वाहिश, पर साथ में गुस्सा बहुत है, शराब की लत से परेशान है। और वो अपनी पिछली गलतियों से भी जूझ रहा है। जैसे उसने गुस्से में अपने बेटे डैनी को चोट पहुंचाई थी, उसका बोझ है मन पर। हाँ। फिर है उनकी पत्नी वेंडी टॉरेंस। वो कोशिश कर रही हैं सब संभालने की, बाहर से मजबूत दिखती हैं पर अंदर से डरी हुई हैं। जैक का बर्ताव, डैनी की बातें और सबसे बढ़कर बेटे की फिक्र। बेटे की सुरक्षा, हाँ। और फिर उनका 5 साल का बेटा डैनी टॉरेंस, बहुत मासूम बच्चा, पर उसके पास एक एक अजीब सी दिमागी ताकत है जिसे किताब में कहते हैं द शाइनिंग। ये शाइनिंग कोई मामूली चीज नहीं है। डैनी इसके जरिए भविष्य देख सकता है, झलकियां मिलती हैं उसे, लोगों के मन की बात पढ़ लेता है कभी कभी। ओह। और सबसे डरावनी बात, वो उन आत्माओं को महसूस कर सकता है, देख सकता है, जो उस ओवरलुक होटल में है। और इसी वजह से होटल का जो शेफ है डिक हॉलरन, वो भी शाइन करता है। अच्छा, वो भी। हाँ, और वो डैनी से जुड़ पाता है टेलीपैथी से। वो उसे बताता भी है शक्ति के बारे में, इसके खतरों के बारे में। तो ये सेटिंग भी बड़ी कमाल की है। जैक को कोलोराडो के पहाड़ों में वो सुनसान सा ओवरलुक होटल, उसकी सर्दियों में देखभाल का काम मिल जाता है। और वो भी तब जब भारी बर्फबारी के कारण होटल पूरी दुनिया से कट जाता है 5 महीने के लिए, बिल्कुल अलग थलग। जैक सोचता है कि ये अकेलापन शायद अच्छा है, शराब छूट जाएगी, नाटक पूरा हो जाएगा, परिवार पहुंचता है होटल, और शुरू में सब ठीक लगता है ना। हाँ, शुरू में शांति सी लगती है, लेकिन ये शांति ज्यादा टिकती नहीं। यहीं से चीजें गड़बड़ होनी शुरू होती हैं। ओवरलुक अपना असली रंग दिखाता है। डेनी को होटल के काले इतिहास की भयानक तस्वीरें दिखती हैं। वो खून से भरी लिफ्ट, हाँ, वो भूतिया पार्टियां, और वो कमरा नंबर 217, उसके बाथरूम में वो औरत की आत्मा। डेनी समझ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा है, ये सिर्फ बुरे सपने नहीं है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि हमारे स्रोत में भी है, कि होटल सिर्फ ऐसे भूत दिखाकर नहीं डराता, वो जैक की कमजोरियों को पकड़ता है। अच्छा। कैसे? जैसे उसे लगता है होटल उसे शराब पीने के लिए उकसा रहा है, उसके अंदर का जो गुस्सा है उसे भड़का रहा है, उसकी पुरानी गलतियां याद दिलाकर उसे और ज्यादा अपराध बोध में धकेल रहा है। होटल सिर्फ दीवारें नहीं रह जाता, वो जैक के दिमाग पर कब्जा करने लगता है। बाप रे। हाँ, तो ये बाहरी डर से ज्यादा एक तरह से जैक के मानसिक पतन की कहानी बन जाती है। वो अपनी पत्नी और बेटे को ही दुश्मन समझने लगता है। ये तो बहुत ही डरावना है। जब अपना ही कोई दुश्मन लगने लगे, वेंडी को भी शक होता है जैक के बदलते व्यवहार पर। वो देख रही है कि उसका पति वो बदल रहा है। हाँ, चिड़चिड़ा, गुस्सैल, कभी भी कुछ भी कर सकता है। और जैक खुद भी कहता है कि होटल उससे कुछ करवाना चाहता है, कि उसे अपने परिवार को मारना होगा। सोची वेंडी पर क्या बीत रही होगी। बिल्कुल। और वो अपने बेटे को बचाने के लिए फिर वो हथियार उठा लेती है, जैक का सामना करती है। घर के अंदर का तनाव और डर बस बढ़ता ही जाता है। ये सिर्फ अलौकिक नहीं लगता फिर? नहीं, स्रोत भी यही कहता है। किंग यहाँ दिखा रहे हैं कि कैसे लत, गुस्सा, अकेलापन, ये सब मिलकर किसी इंसान को अंदर से तोड़ सकते हैं, उसे अपने ही लोगों का दुश्मन बना सकते हैं। होटल शायद बस एक बहाना है, या कह लें उत्प्रेरक। असली राक्षस तो जैक के अंदर ही थे। और जब हालत बिल्कुल बिगड़ जाते हैं, तब डैनी अपनी शाइनिंग का इस्तेमाल करता है। हाँ, वो एक तरह की मानसिक चीख भेजता है हजारों मील दूर फ्लोरिडा में डिक हॉलरॉन को मदद के लिए। और हॉलरॉन सुन लेता है। हाँ, वो सुनता है और फिर वो उस भयानक बर्फीले तूफान से लड़ता हुआ उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तब तक तो शायद देर हो चुकी होती है। हाँ,
उसके पहुंचते तक जैक पूरी तरह होटल के काबू में आ चुका होता है। नॉवेल में वो एक क्रोकेट मैलेट लकड़ी का हथौड़ा लेकर अपने परिवार के पीछे पड़ जाता है। ये बहुत भयानक है। एक पिता एक पति का ये रूप, भरोसे का टूटना, ये सबसे डरावना है शायद। हाँ, पारिवारिक भरोसे का टूटना। और अंत हमने सुना है फिल्म से काफी अलग है। बिल्कुल। नॉवेल में क्या होता है, जैक होटल का जो बॉयलर है, जो बहुत अस्थिर है, उसे ठीक करना भूल जाता है और उसकी जिम्मेदारी उसी की थी। ओह, तो बॉयलर फट जाता है और पूरा ओवरलुक होटल आग में जल जाता है। जैक भी उसी में मर जाता है। वेंडी और डैनी किसी तरह बच निकलते हैं, लेकिन जाहिर है इस हादसे का असर उन पर हमेशा रहता है। जबकि फिल्म में जैक बर्फ में जम जाता और होटल खड़ा रहता है। हाँ, किंग को नॉवेल का अंत ज्यादा पसंद था। वो कहते थे कि ये जैक के किरदार की जो त्रासदी है उसे पूरा करता है। वो होटल के साथ ही खत्म होता है जिसने उसे बर्बाद किया। तो ये पूरी कहानी सिर्फ डरावनी कहानी तो नहीं, इसके पीछे गहरे मतलब छुपे हैं। हाँ, चलिए इसके विषयों पर बात करते हैं। पहला तो साफ है अकेलापन, आइसोलेशन। वो बर्फ में फंसा होटल, दुनिया से कटा हुआ। हाँ, ये माहौल तो बनाता ही है। लेकिन स्रोत कहता है कि किंग का मतलब सिर्फ बाहरी अकेलेपन से नहीं था। ये जैक के अंदर के अकेलेपन की भी कहानी है। अंदर का अकेलापन। हाँ, मतलब वो होटल आने से पहले ही अकेला था, अपने सपनों में नाकाम, अपनी लत के कारण। होटल का जो बाहरी अकेलापन है वो उसके अंदर के अकेलेपन को और ज्यादा भयानक बना देता है। उसे पागलपन की तरफ ले जाता है। सही बात है। और दूसरा सबसे बड़ा विषय जिसके हमने शुरू में बात की थी, लत और आत्मविनाश, एडिक्शन। ये तो शायद किताब का कोर है। बिल्कुल, ये किताब का दिल है। जैक की शराब की लत कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक विनाश करने वाली ताकत है। और किंग ने, जैसा हमने कहा, इसमें अपने निजी संघर्षों को डाला है। हाँ। होटल खुद एक तरह से शराब जैसा है। पहले लगता है कि सुकून मिलेगा, पनाह मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी रूह पर कब्जा कर लेता है, सब कुछ छीन लेता है। जैक का पतन यही दिखाता है। लत कैसे इंसान की पहचान, रिश्ते और आखिर में जान ले सकती है। तो असली हॉरर भूत नहीं, बल्कि वो लत का राक्षस है, जो जैक के अंदर है और उसके परिवार को भी निगल जाना चाहता है। इससे जुड़ा हुआ एक और पहलू है जी, घरेलू हिंसा का डर, डोमेस्टिक वायलेंस। सीधे तौर पर शायद ना हो, पर वेंडी और डैनी का जो डर है जैक के गुस्से से, हाँ, वो डर बहुत असली है। एक पति से, एक पिता से ही खतरा महसूस करना, जब घर ही सुरक्षित ना लगे, ये बहुत गहरा डर है। बिल्कुल। और ये सब हमें उस सवाल पर लाता है, अलौकिक बनाम मनोवैज्ञानिक, सुपरनैचुरल वर्सेस साइकोलॉजिकल। क्या ओवरलुक वाकई भूतिया था जिसने जैक को पागल किया, या फिर ये जैक की अपनी लत, उसका अपराध बोध, उसकी हताशा, उसका अकेलापन, क्या इन सब ने मिलकर उसे तोड़ा? और होटल की घटनाएं सिर्फ उसके दिमाग का फितूर थी? किंग इस लाइन को धुंधला रखते हैं जानबूझकर, है ना? हाँ, यही तो किंग की खासियत है। वो कोई सीधा जवाब नहीं देते। क्या जैक पहले से ही कमजोर था और होटल ने बस उसे धक्का दिया, या होटल खुद ही एक बुरी ताकत है? किताब में कुछ चीजें हैं, जैसे वो हिलते हुए टॉपियरी जानवर, हाँ, जो अलौकिक लगती हैं, पर बहुत कुछ जैक की बिगड़ती मानसिक हालत पर भी फोकस करता है। ये जो अस्पष्टता है, यही डर को और असरदार बनाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि असली बुराई बाहर है या हमारे अंदर। इस डर को बनाने में किंग की लिखने के स्टाइल का भी बड़ा हाथ है, जिसे कहते हैं स्लो बर्न हॉरर, धीरे धीरे माहौल बनाना। हाँ, स्लो बर्न सही शब्द है। लेकिन स्रोत कहता है किंग सिर्फ माहौल नहीं बनाते, वो किरदारों के मन में उतरते हैं। हमें जैक के विचार, उसके वहम, वेंडी का डर, डैनी की उलझन, सब महसूस होता है। सही। वो रोज की चीजों को डरावना बना देते हैं। एक खाली गलियारा, एक पुराना बॉयलर, डर धीरे धीरे रिश्ता है, अंदर उतरता है, और फिर आखिर में हिंसा और पागलपन का विस्फोट होता है। यह आपको कहानी से जोड़ देता है। और शायद इसीलिए किताब और स्टैनली कुब्रिक के जो 1980 की फिल्म है, उसमें इतना फर्क लगता है। दोनों ही अपने आप में बेहतरीन है, पर अनुभव बहुत अलग है। बिल्कुल, ये तुलना तो हमेशा होती है। किताब, जैसा हमने कहा, किरदारों के अंदर के संघर्ष पर ज्यादा ध्यान देती है। डैनी की शाइनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जैक का किरदार ज्यादा जटिल है, उसमें एक ट्रेजेडी है। वो कोशिश कर रहा है अच्छा बनने की, पर हार जाता है। किताब में उसके पछतावे के पल भी हैं। हाँ, जो उसे सिर्फ एक विलन बनने से रोकते हैं। जबकि फिल्म वो एक विजुअल कमाल है। कुब्रिक ने ऐसे सीन बनाए हैं जो यादगार बन गए। वो जुड़वा बहनें, हाँ, गलियारे में खून का सैलाब, और वो बर्फ वाली भूल भुलैया हेजमेज, हाँ, और जैक निकोलसन का अभिनय, खासकर वो हियर्स जॉनी वाला सीन।
वो तो आइकॉनिक है। वो तो पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया है। हाँ, फिल्म का विजुअल असर बहुत जबरदस्त है, लेकिन जैसा स्रोत बताता है स्टीफन किंग खुद फिल्म से खुश नहीं थे। क्यों? उन्हें लगा कि कुब्रिक ने जैक की त्रासदी को खत्म कर दिया, उसे शुरू से ही थोड़ा पागल दिखाया, जबकि किताब में उसका पतन धीरे धीरे होता है। उन्हें वेंडी का किरदार भी फिल्म में कमजोर लगा, जबकि किताब में वो ज्यादा लड़ती है। फिल्म सीधे अलौकिक और स्लैशर हॉरर की तरफ चली जाती है। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला है। किताब और फिल्म दोनों प्रभावशाली, पर अलग-अलग कारणों से। निश्चित रूप से। और इन अंतरों के बावजूद नॉवेल द शाइनिंग का हॉरर साहित्य पर असर बहुत गहरा है। आज भी इसे इस जॉनर की सबसे जरूरी किताबों में गिना जाता है। शाइनिंग शब्द तो अब आम हो गया है अलौकिक शक्तियों के लिए। हाँ, इसने हॉरर को सिर्फ भूत प्रेत से आगे बढ़कर मनोवैज्ञानिक गहराइयों, पारिवारिक त्रासदियों, इंसानी कमजोरियों से जोड़ा। और कहानी खत्म नहीं हुई। किंग ने 2013 में सीक्वल लिखा, डॉक्टर स्लीप। हाँ, जिसमें बड़ा हुआ डैनी है, वो अपने अतीत और अपनी शाइनिंग से जूझ रहा है। इस पर 2019 में फिल्म भी बनी। और द शाइनिंग का असर सिर्फ सीक्वल तक नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने अनगिनत लेखकों, फिल्मकारों, यहाँ तक कि गेम डिजाइनरों को भी प्रभावित किया है। वो शापित जगह का आइडिया, जैसे ओवरलुक होटल या अपने अंदर के राक्षसों से लड़ता हुआ हीरो, ये सब आज भी हॉरर में दिखता है। ये किताब सिर्फ डराती नहीं, ये हॉरर को समझाती है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, तो क्या लगता है आपको सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है इस किताब से? मेरे ख्याल से, और जैसा स्रोत भी इशारा करता है, सबसे बड़ा सबक यह है कि द शाइनिंग हमें याद दिलाती है कि सबसे भयानक राक्षस शायद बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर होते हैं। लत, गुस्सा, अकेलापन, अपराध बोध, ये वो ताकतें हैं जो हमें तोड़ सकती हैं, हमें वो बना सकती हैं जिससे हम खुद डरते हैं। ओवरलुक होटल शायद बस एक आईना था जिसने जैक टॉरेंस को उसका असली चेहरा दिखा दिया। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं, ये इंसान के मन के अंधेरे कोनों की खोज है। स्टीवन किंग ने हॉरर को एक ऐसा मंच दिया जहां हम डर के साथ साथ इंसानी जज्बातों की उलझनों पर भी सोच सकते हैं। और यहीं से वो आखिरी विचार आता है जिस पर शायद सोचा जा सकता है। किताब हमें अलौकिक और मनोवैज्ञानिक के बीच छोड़ देती है। तो सवाल यह है कि अगर बुराई जगहों में बस सकती है, जैसे ओवरलुक में, तो क्या जगहें हमारे अंदर की अच्छाई या बुराई को बाहर लाने में मदद करती हैं? क्या हम सब के अंदर एक ओवरलुक छुपा है जो सही या गलत हालात मिलने पर जाग सकता है? ये वो बेचैन करने वाला ख्याल है जो द शाइनिंग पढ़ने के बाद भी शायद पाठक के